हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउस क्लास। आज हम आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन। आपको कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में किस किस सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकता है। आपके लिए सेंट्रल लेवल पर भी ये जॉब मिलता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, और काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो फूड फूड जो हम नॉर्मली बात करते हैं, फूड का क्या इम्पोर्टेंस है। वी नो कि डेली बेसिस पर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फूड कैसा होना चाहिए। इट शुड बी, हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। सैनिटेशन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा, हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी फ्री ऑफ एनी एडल्ट्रेशन, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि आजकल डेली बेसिस पर बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पर रिसेंटली अगर मैं एक केस कोट करूँ, जोमेटो का हुआ था। एक 10 साल की बच्ची थी, अपने बर्थडे वाले दिन ही उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। रीज़न क्या कोट करा गया? रीज़न ये था कि जोमेटो से उन्होंने जो केक ऑर्डर करा था, आफ्टर कंज्यूमिंग दैट केक 2 to 3 आवर्स में उस बच्ची की डेथ हो गई। दैट मीन्स जो वो केक था वो एडिबल था ही नहीं। एडिबल का मतलब होता है कि जो कंज्यूमेबल है, जिसको आप खा सकते हो, जिसको खाने के बाद में आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट या कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं वो लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। जितनी भी आपकी फूड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, फॉर एग्जांपल आपका बेकरी का एक शॉप ही हो गया, उसको भी एक लाइसेंस मिलेगा अपने फूड प्रोडक्ट को आगे लेकर जाने का। जितने भी फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में आजकल मिलते हैं, आजकल प्रोसेस फूड और फ्रोजन फूड का बहुत ज़्यादा हाइप है। हर किसी को रेडी टू ईट मील्स चाहिए। तो जितने भी रेडी टू ईट मील्स होते हैं, इनके एक सर्टेन क्वालिटी के स्टैंडर्ड होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे पास जो लीडिंग अथॉरिटी है, जो ये एक एफएसओ का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके फूड के पैकेजेस होते हैं जिनके पीछे एफएसएसएआई का एक मार्क होता है। तो एफएसएसएआई का मार्क है तो मतलब यहाँ पर फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है। तो उसी क्वालिटी को, उसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए हमारा मेन क्या फोकस रहेगा कि जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आप हमेशा देखिए बैच नंबर होता है मेंशन, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसमें एक एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है। तो ये सब क्यों मेंशन किया जाता है? जिससे कि अगर आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने से पहले आप उसके सारे डिटेल्स को, लेबल्स को पढ़ लीजिए। तो आपके जो इंडिया लेवल पर है वो एफएसएसएआई, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, दिस इज द लीडिंग बॉडी जो आपका फूड लॉस इंडिया में रन करता है। इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँ तो वहाँ पर इंटरनेशनल फूड लॉस होते हैं। ठीक है, कुछ जो आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं या इंपोर्ट होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स लॉस को फॉलो किया जाता है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड, हमारे लिए फूड लॉस को पढ़ना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, से सपोज कोई फैक्ट्री है जो बिस्किट बना रही है, जो बेवरेजेस बना रही है, जिसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बन रही है या आपके स्क्वाश बन रहे हैं, या आपके कोई मीट इंडस्ट्री है जो फ्रोज़न मीट प्रोडक्ट्स बना रही है, आपने मार्केट में देखा होगा फ्रोज़न पीस आती है। तो ये जितने भी फ्रोज़न प्रोडक्ट है, या हम आजकल बात करें, गर्मियों का टाइम है, आप सबको आइसक्रीम पसंद है, हमें भी आइसक्रीम पसंद है, तो आइसक्रीम्स के भी लेबल्स होते हैं, उनमें लिखा होता है। आजकल एक बहुत फेमस ऐड आ रहा है अमूल का, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि अमूल आइसक्रीम इज द रियल आइसक्रीम, और बाकी जितनी भी आइसक्रीम्स हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि वेजिटेबल ऑयल इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो हमें लेना ही नहीं है। हमें बेसिकली अगर हम पैसा दे रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट का, तो वो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर आप कोई भी एक प्रोसेस फूड लेते हैं तो उसमें रिफाइंड फ्लावर होता है, उसमें कुछ एसेंस बताए जाते हैं, और आपने कभी भी देखा होगा कि कुछ भी अगर आप स्क्वाश लेते हैं या ऐसा कोई एक ड्रिंक लेते हैं जिसको ये रिकमेंड करा जाता है कि इट इज अ हेल्दी ड्रिंक, तो एक्चुअली में वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि इसमें कलर्स ऐड करे गए, इसमें कुछ फूड एडिटिव्स ऐड करे गए। तो अगर आप बच्चे, अगर आप स्क्वाश लेते हो ऑरेंज का, और आप ये सोचते हो कि आपको ऑरेंज, आप फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी, यू आर एक्चुअली मिस्टेकन।
वो उसमें ऑरेंज कुछ नहीं होता है, उसमें बेसिकली उसके कलर्स, एसेंस एंड फूड एडिटिव्स एडेड होते हैं और उनकी भी एक सर्टेन रेंज होती है। तो ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं, इसका मेन जो फोकस है, मेन जो पर्पस है आपको बताने का, वो यही है कि इतने जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे जा रहे हैं और अगर वो लोग ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल करे जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले अगर आपको याद हो, मैगी इंस्टेंट नूडल्स सबसे फेवरेट है सबका। 2 मिनट में मैगी बनता है और मैगी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, एडिक्टिव है, सॉरी नॉट एडिटिव, एडिक्टिव है। एडिक्टिव का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार मैगी खाना शुरू कर दिया तो आपको बार बार कभी ना कभी क्रेविंग होती है, आपका मन करता है कि मैं मैगी खाऊं। तो उस मैगी के अंदर भी जो आपका बैन हुआ था बीच में, क्योंकि उसके अंदर जो आपका मोनोग्लूकोमेट जो ऐड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अजीनोमोटो, जितने भी आपके चाइनीज फूड होते हैं उसको फ्लेवर को ऐड करने के लिए वो ऐड किया जाता है। उसकी एक लिमिट है कि आप कितना ऐड कर रहे हो। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो एक तरह से क्या है, वो कार्सिनोजेनिक है। अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर उसको कंज्यूम करने से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, और ये जो मैगी, आप सोचिए इतनी बड़ी नेस्ले की ब्रांड है, उसको क्यों कैंसिल करा जा रहा है, क्यों उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, क्यों उसके प्रोडक्ट को मार्केट से हटाया गया? रीजन, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो आपके इंडियन फूड लॉज ने बताए हैं। अगर आप वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे और अगर आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जाकर के उस स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे और वो अप टू द मार्क नहीं मिलते हैं, तो दे हैव ऑल दी यू कैन से पावर कि वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, राइट? तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इट्स अ वेरी गुड जॉब, सैलरी पे इज़ वेरी गुड। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है तो आप सेंट्रल लेवल पे वर्क करते हो, इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी आपके फूड के अथॉरिटीज़ जो होती है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं एंड वहाँ पर भी आपके प्लेसमेंट्स होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड जॉब। अगर आप एक तरफ देखो तो यू आर वर्किंग फॉर द, आप बोल सकते हो कि जितने भी जनता है उनके अच्छे के लिए आप एक तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस तरीके से आगे लेकर के चलते हो, राइट? किस तरीके से आप लेकर के चलते हो, आप कितने लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ ये काम करते हो, क्योंकि आपका एक भी, अगर आपने एक भी स्टैंडर्ड फॉल आउट कर दिया तो उससे करोड़ों लोगों की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो फिर आराम से बिंदास मार्केट में आने वाला है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड, इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, एक बहुत बड़ा वैल्यू है जिसको हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन लॉज भी है, इंडियन फूड लॉज भी और इंटरनेशनल फूड लॉज भी है, और जो गवर्निंग अथॉरिटी है उसका नाम है आपका FSSAI, FSSAI। आगे की क्लासेस में मैं आपको फूड के बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, टाइम टू टाइम कैसे कैसे अपडेट हुए, 2002 में क्या आया था, फिर वो 2005 में अपडेट होता है, फिर फाइनली 2006 का चल रहा है, कौन उसके चेयरपर्सन हैं, किन के हाथ में सारा कंट्रोल रहता है, लॉज किस तरीके से इसमें काम करता है, दैट वी विल ऑल डिस्कस इन डिटेल इन द कमिंग क्लासेस। So for now, FSSAI is the Food Safety and Standard Authority of India. Food Safety and Standard Authority. जिनका मेन पर्पस ही ये है कि हमने क्या चेक करना है कि जो भी फूड की हम बात कर रहे हैं क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर मेंटेन है, जो बोल रही है कंपनी, जो लेबल्स पे लिखा है क्या वो एक्चुअली में प्रोडक्ट में है, क्या वो प्रोडक्ट में है? क्योंकि आपने सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं फूड पॉइजनिंग से हमारे देश में, विदेशों में ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रोडक्ट को लेते हुए ये नहीं देखा कि उसकी
मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, जिसको हम कहते हैं MFD, और एक होती है आपकी EXPD, दैट इज डेट ऑफ एक्सपायरी। उस पर मेंशन करना होता है उन्हें, और उसमें आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है बेस्ट टू यूज विद इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, जो हम डिटर्जेंट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं उनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर बहुत पुराना आप यूज़ करोगे तो वो आपके कपड़े के फैब्रिक को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये जितने भी स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं ये सारे मेंटेन किए जाते हैं। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है आपका इंडियन फूड लॉ। इंडियन फूड लॉ, सो इंडियन फूड लॉ बेसिकली क्या है, जैसे आप और लॉज देखते हैं ऐसे ही सर्टेन सीरीज ऑफ लॉज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए इम्प्लीमेंट करे गए हैं अलग अलग ईयर में, और उनकी क्या रेगुलेशंस हैं, कौन कौन सी गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सुपर मार्ट। आपने देखा होगा, आप लोग सुपर मार्ट्स में जाते होंगे, वहाँ पर एक ही लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके लगे रहते हैं। कहीं पर आपको बिस्किट्स मिलेंगे, कहीं पर आपको घी मिलेगा, वेजिटेबल ऑयल मिलेगा, बेवरेजेस मिलेंगे जिसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है या एनर्जी ड्रिंक्स हो गई जैसे ग्लूकॉन डी हो गया, या आपका बॉर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ये सारे अलग अलग वैरायटी के आपको सब देखने के लिए उधर मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पिक्चर विच इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप पीछे की सेक्टर में देखेंगे यहाँ पर मिल्क फूड लिखा हुआ है। वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स में हो गया आपका पनीर हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, आपका चीज़ हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के चीज़ आर अवेलेबल इन द मार्केट, वो आपको सब यहाँ पर मिलते हैं। तो दिस इज अ कॉमन पिक्चर विच इज डिस्प्लेइंग अ सुपर मार्केट, जहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स भी आपको कुछ मिल जाएंगे, जैसे आपको ब्रेड मिल जाएगा, बन मिल जाएगा, रस्क मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकस करा गया है इस स्लाइड में वो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करा है, राइट। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ फूड, हमने पहले भी डिस्कस करा था कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम फूड करता है। तो फूड की अगर मैं बात करूँ तो फूड इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द एसेंशियल थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग। बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फूड इज़ कंसिडर टू बी रियली एसेंशियल। अब इस बात को सिर्फ हम वर्बली नहीं बोल रहे, हमारे सर्टेन लॉज हैं जो लॉ भी इस बात को रजामंदी देते हैं। ठीक है, सो देयर इज एन आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21। ठीक है, सो आर्टिकल 21 में आपके पास राइट ऑफ लाइफ का एक एक्ट है, इसके साथ साथ में राइट टू फूड का भी है। तो कहने का क्या मतलब है कि जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, एवरीबडी इज लायबल टू हैव फूड। खाना सबके लिए एसेंशियल है, सबको खाना मिलना ही चाहिए। तो ये आपका अधिकार है कि आपको खाना मिले, राइट। तो इसके अलावा बाकी क्या है, फूड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट which is actually provided in article 47. so there is one more article, एक और आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 47, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है। ये क्या बोलता है, फूड इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट विच इज प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हमें पता है कि अगर हमें फूड चाहिए तो उसके लिए हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारे रिसोर्सेज है। अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूँ तो तब इतना अवेलेबिलिटी, मतलब इजी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी कि आराम से आप घर से बाहर निकले और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको कहीं पर एक छोटा सा स्टॉल दिख गया फूड का, आपको एक रेस्टोरेंट दिख गया, आपको एक होटल दिख गया, ठीक है, कुछ भी आपको दिख गया। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो ज़्यादातर लोग घर का ही खाना बनाना और घर का ही खाना लेकर जाना प्रेफर करते थे अगर वो ट्रैवल कर रहे होते थे। बट आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो वी हैव मेनी रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स, फैक्ट्रीज हैं जो डेली के डेली ऑपरेट होती हैं
और इनका बेसिक पर्पस क्या है कि टू प्रोवाइड द गुड फैसिलिटी ऑफ द फूड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि जो भी फूड यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो सिर्फ इंडिया में ही यूज होता है, इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज, इट इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपका पोटैटो हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, बिकॉज इंडिया को अगर हम देखें तो वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, हम कृषि प्रधान देश रहे हैं शुरू से। तो हमारे यहाँ पर कृषि को एक बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अगर मैं कृषि के लेवल की बात करूँ, जितना भी हम महत्व की बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास इतनी पैदावार हो जाती है कि हम अपनी जनता का तो पेट भर ही सकते हैं, उसके अलावा हम उसे बाहर के भी देशों में पहुंचा सकते हैं जहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो उस कंडीशंस वो उतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ ग्रो हो सके। एवरी क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन देयर। सो वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड, मैं बोलूँगी हम सौभाग्यशाली हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट सीजन देखने के लिए मिलते हैं। हमारे पास खारिफ रबी क्रॉप्स होती हैं, हमारे पास में स्पाइसेस भी बहुत होते हैं अच्छे से, तो जिससे कि हमारे को एक कमर्शियल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। सो फूड रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मैक्सिमम अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो हमारी को जो इकोनॉमी मिलती है उसमें काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके फूड का इन बिल्डिंग अप द कैपिटल। कैपिटल इज बेसिकली मनी। इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी अगर बढ़ रही है तो उसमें एग्रीकल्चर का भी उतना ही रोल है जितना कि और बाकी इंडस्ट्रीज का है। मेडिसिन का भी हम बहुत अच्छा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अभी अगर आपको याद हो तो कोविड-19 की जब भी हमारे देश में वैक्सीन बनी थी, मैक्सिमम हम लोगों ने बाकी की नेबरिंग कंट्रीज़ को एंड इनफैक्ट बाकी और जगह जिनको भी रिक्वायरमेंट थी हमने उनको मेडिसिन दिया है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हेल्प अदर्स। सो नाउ देयर आर सम प्लेसेस। अच्छा, अब जो भी आपकी फूड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पर भी आप खाना खाने जाते हैं, आप देखते होंगे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होती है भाई? साफ़ सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, क्लीनलीनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज हम घर की ही बात करते हैं, अगर हम अपनी किचन में साफ़ सुथरे तरीके से खाना नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि हम उस खाने को खा करके बीमार हो जाए। क्योंकि नॉर्मल भी तो एक माइक्रोफ्लोरा होती है, एयर में भी तो माइक्रोफ्लोरा होती है। अगर आपके यूटेंसिल्स क्लीन नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, तो उससे भी तो कोई ना कोई बैक्टीरिया या जर्म्स उसमें आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप उसमें खाना बनाओगे तो भी आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। अगर आपका जो भी फूड है, इफ इट इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड, अनकुक्ड है या पार्शली कुक्ड है, ठीक है, तो फूड की भी वैरायटी होती है ना कि कौन सा फूड को हम रॉ कंज्यूम कर सकते हैं और किसको हम कुक करके कंज्यूम करेंगे। इंडियन कुकिंग की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कुक करते हैं। तो उसमें जो अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया है हु कैन नॉट सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो ज़्यादातर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके तो अगर हम बाहर के देशों के कंपैरेटिवली अपनी कुकिंग की बात करें, अपने फूड की बात करें, तो हमारे फूड को उसकी एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है कि आज अगर मैंने खाना बनाया और अगर मैं उसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ तो मैं 2-3 दिन के बाद भी खा सकती हूँ, उसके टेस्ट में भी ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। एंड मोर ओवर उससे खाने से किसी तरह की मुझे फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिन्स उसमें डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें किसी भी तरह का फंगल या बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं होगा। तो अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सैनिटेशन और हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से बना रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्ली क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, सब्जियों को अच्छे से धोया जा रहा है या नहीं, जो भी बाकी की चीज़ें हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, ऐसा तो नहीं है कि कंकड़ी उबाल के खिला रहे हैं आपको, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसी चल रही है, प्रिपेयर कैसे किया जा रहा है, किस मेथड के साथ प्रिपेयर करा जा रहा है, प्रॉपर्ली कुक कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं विच हेल्प्स टू मेंटेन द क्वालिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द फूड व्हाइल वी आर कंज्यूमिंग इट। तो हमें ये इंश्योर होता है कि अगर जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको खाने से मैं बीमार तो नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने जहाँ पर बैठ कर के खाना खाया है वहाँ पर हाइजीन बहुत अच्छे से, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, खाने की प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी गई है। और इसीलिए जो मैंने अभी बात करी थी, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं उनका रोल यहाँ पर आता है कि वो टाइम टू टाइम जा करके इन रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जा करके इनकी फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करें। क्योंकि इनको भी एक चेकलिस्ट, एक पैरामीटर दिया जाता है जिसमें बोला जाता है कि ये सब तो आपने करना ही है। आपकी किचन क्लीन होने चाहिए, आपका पीने के पानी के फिल्टर्स
साफ सुथरे होने चाहिए, रेगुलरली चेंज होने चाहिए, ठीक है। आपकी किचन के अंदर किसी भी तरह का पेस्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए। पेस्ट का इन्फेस्टेशन क्या होगा? चूहे, कॉकरोच, रैट्स, कॉकरोच, एंड्स, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये वहाँ पर होंगे तो कहीं ना कहीं से तो ये फूड को कंटामिनेट करेंगे, फिर वो फूड अगर आप कंज्यूम करोगे तो डेफिनेट सी बात है आप बीमार पड़ोगे, राइट। तो अगर आप अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है तो आपका जो फूड, जो हमारे इंडियन लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ों को लेकर के, और जो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट होने भी चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, फिर वो कैसा भी खाना आपको सर्व करेंगे, एंड देयर विल बी अ हैवॉक लाइक कंडीशन। हैवॉक लाइक कंडीशन क्या हो गया कि हर दूसरे दिन आपको सुनने के लिए मिलेगा कि अरे उसने उस रेस्टोरेंट का खाना खाया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर खाने पे हम सबका अधिकार है तो सही और साफ सुथरे खाने पर सबका अधिकार बनता है या नहीं बनता? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपकी कंट्री में जो भी आपकी सैनिटरी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए फाइटो सैनिटरी प्रैक्टिसेस आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो जो भी आपके लोकल लॉज हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी मार्केट में चल रहे हैं, उन सबको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्यों चाहिए? बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेफ्टी एंड द sanctity, और यू कैन से द suitability ऑफ द फूड फॉर द कंज्यूमर, कि जो भी इंसान उस रेस्टोरेंट में बैठ करके अगर खाना खा रहा है तो वो इस बात को लेकर के श्योर है कि यहाँ से खाना खाकर मैं बीमार तो नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। मुझे एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे स्टैंडर्ड का फूड मुझे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, हमारे पास में सर्टेन फूड के लॉज और रेगुलेशंस हैं, ठीक है। सो द रिक्वायरमेंट जो भी आपके फूड के रेगुलेशन की है उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन लॉज के साथ साथ इंटरनेशनल लॉज भी हैं जो हमारे इंडिया में भी फॉलो किए जाते हैं कुछ कुछ जगह, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉज के लिए क्या है कि जो भी आपका फूड का रेगुलेशन है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और डिपेंड करता है कि कंट्री क्या अडॉप्ट करती है। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है दे आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन, ठीक है। इसी तरीके से आपको जब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी जिसमें इंटरनेशनल लॉज पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे WHO के बारे में, कोडेक्स के बारे में, ISO के बारे में। ये ISO, FAO, ये सब WHO, ये सब ऐसे है जो FDA हो गया, कुछ कुछ जगह आप लोगों ने 100%, मैं श्योर हूँ आपने सुना होगा। हाँ, बस ये है कि आपने डिटेल में इतना जा करके नहीं पढ़ा होगा, बट येस ये लॉज भी फॉलो होती हैं। तो आपका USA का, यूनाइटेड नेशन का सबसे फेमस जो है FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO, हम पढ़ेंगे USDA, FDA, कोडेक्स, ISO, WHO, ये तो सभी नहीं सुना होगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड के टाइम पे जितने भी स्ट्रेन्स के बारे में जो भी जानकारी मिली थी और वो कितने ज़्यादा किस लेवल पर खतरनाक है और उनसे हमें कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है, इस सब की जानकारी डे टू डे अपडेट कौन कर रहे थे? WHO, राइट। एंड देन देयर इज WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने भी मैंने बात करी है ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे ये सब वर्क करते हैं। तो सब कंट्रीज के अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क पर वो काम करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो हर एक कंट्री के अपने फूड के नॉर्म्स है, अपने रेगुलेशंस है, अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर वो सब काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम ऑफ द फूड लॉ। तो फूड लॉ को सबसे बड़ी बात है, ठीक है भाई, फूड है, फूड इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम हाइजीन के साथ मेंटेन करके अपने खाने को बनाएं, और अगर कोई हमारे पास आता भी है तो हम उसको फिर वो वैसे ही सर्व भी करें, ठीक है। बट लॉज बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या लोगों को खुद से ये बात नहीं पता है कि उनको कैसे, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करके और किस लेवल पर अपने अपने लिए खुद से, क्या वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है?
कि लोगों को ये बात नहीं पता कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं मार्केट में, अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर करके दे भी रही हूँ तो क्या ये लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं होगा। तो ये बात तो लोगों को पता तो है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में उनका दिमाग रहता है कि हमें तो जैसे भी करके पैसा कमाना है। ऐसा तो होता नहीं है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अब रिक्वायरमेंट आती है कि हमें फूड लॉस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि फूड लॉस है और आपको इन लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन लॉस को फॉलो नहीं करने वाले हो तो आप ये सोच के मत बैठो कि आप कुछ भी बनाओगे और मार्केट में वो सेल हो जाएगा। देयर इज़ एन अथॉरिटी जो उसको होल्ड करती है, जो देखती है, जो हमें भी इस बात की सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि जो भी खाना आज की तारीख में मेरी प्लेट पर आ रहा है, चाहे वो प्रोसेस फूड है, चाहे वो होममेड कुक है फूड है, और चाहे मैं किसी रेस्टोरेंट से उसको मंगा करके खा रही हूँ, वो साफ़ सुथरा है, हाइजीन के साथ में बना हुआ है, प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू वो कुक हुआ है। अगर मैं इसे कंज्यूम करती हूँ तो इससे मुझे किसी तरह का कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होगा एंड इट विल नॉट बी टू दैट सिवियर लेवल विच कैन लीड टू द डेथ। इतनी अश्योरेंस, इतनी सेफ्टी तो मुझे मिलनी चाहिए ना। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, फूड लॉस को इम्प्लीमेंट करने के कुछ रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला रीजन है रेगुलेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ फूड, कि आप जो खाना दे रहे हो मार्केट में, जो मैं सेल आउट कर रही हूँ, मार्केट में जो मैं सेल आउट कर रही हूँ उसका उसका स्पेसिफिकेशन बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशन का वही, जैसे मैंने आपको बताया, आप मार्केट में जाते हो, आप एक बिस्किट लेते हो पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी के पीछे जहाँ पर पार्ले जी लिखा होता है उसके बैक साइड में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाई देंगे जिसमें वो ये बताता है कि फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन है तो कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट है तो कितना है, और एनर्जी कितना है। तो कई बार मैंने भी देखा है वो जो 2 रुपीज़ का जो पार्ले जी का पैकेट आता है जिसमें 4 बिस्किट्स के पीसेस होते हैं, तो अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो कहते हैं कि 4 बिस्किट का पैक, मतलब इफ़ यू आर कंज्यूमिंग 4 बिस्किट्स तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 चपाती। तो वो एनर्जी लेवल बता रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जिस तरीके का फूड है, सपोज अगर मैं कोई स्क्वाश लेने जा रही हूँ, मैं टोमेटो केचप लेने जा रही हूँ, तो सबका अलग अलग है ना। टोमेटो केचप में क्या है, उसमें सॉल्ट भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें विनेगर भी है, ठीक है, उसमें कुछ एसिड्स भी होंगे, उसमें फूड कलरिंग एजेंट्स भी मिलाए गए होंगे, कुछ फ्रूट्स के पल्प भी होंगे। तो सबका सबका जो लेबलिंग होता है, जो स्पेसिफिकेशन है फूड का, वो अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी फूड बना रहे हो उसका स्पेसिफिकेशन देना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जितनी भी मार्केट में जो फैक्ट्रीज हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बड़े लेवल पे काम कर रही है उनके लिए, कि पार्ले जी अगर बिस्किट्स बना रही है तो ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है, नहीं। आजकल बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट है, एमएसएमई की स्कीम्स है, जो लोग घर में भी लोकल अपना बनाते हैं। तो जैसे किसी ने अपनी घर में ही एक होम बेकरी खोल ली, उसने अपने बिस्किट्स बनाने शुरू कर दिए, केक्स बनाने शुरू कर दिए, तो अगर वो भी मार्केट में सेल आउट करने जा रहा है तो उसको स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफिकेशन नहीं देगा तो उसका प्रोडक्ट कभी भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसको भी ये बात गवर्नमेंट को जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ और उसका क्या स्पेसिफिकेशन है और मैं किस लेवल पे उसको सेल आउट कर। तो कहने का क्या मतलब है, यू कांट बी एक्ट एज अ नेव कि मुझे पता ही नहीं था। आपको पता कैसे नहीं था? अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। और अगर नहीं पता है तो आप पता करो, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ में नहीं खेल सकते, राइट। तो आपको ये स्पेसिफिकेशन देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशन आता है वो आता है हाइजीनिक कंडीशंस को लेकर के, कि जितनी भी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी हाइजीनिक कंडीशंस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आजकल जंक फूड का बहुत क्रेज है, एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द चिल्ड्रन ऑफ स्मॉल एज, इवन टू द एडल्ट्स एंड द टीनेजर्स। सभी खाना पसंद करते हैं, सबको चाइनीज़ खाना है, मोमोज खाने हैं, जो भी खाना है। तो अगर कोई लोकल वेंडर, अब हमें पता है कि मार्केट में अगर ये मिलेगा तो किसी कंपनी का है तो फ्रोजन में मिलेगा। फ्रोजन को हम लोग ये सोच रहे हैं प्रोसेस फूड है, मैं प्रिजर्वेटिव वाला खाना क्यों खाऊं, क्या ज़रूरत है, अगर मुझे मार्केट में ये इजीली अवेलेबल। तो मार्केट में अगर आप जाते हो, किसी स्टॉल पे आप खाते हो या किसी रेस्टोरेंट में खाते हो, तो आप ये तो देखो कि वो जो खाना बना रहा है वो फ्रेश भी है या नहीं, वेदर इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड। कहीं वो आपको 4 दिन का बासी खाना तो नहीं खिला रहा है। तो ये सारे, और जहाँ पर वो खाना बना रहा है क्या वहाँ पर हाइजीन कंडीशन प्रॉपरली मेंटेन्ड है? ऐसा तो नहीं है कि इधर की एक टेबल से कूद के एक रैट गया
इधर से कॉकरोच निकला और इधर उनके सारे प्रिपरेशंस चल रहे हैं, इधर ये उनका स्टफिंग तैयार हो रहा है, इधर इनका डो बन रहा है। हाइजीन, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसीलिए जो आपके फूड क्वालिटी के जो ये आपके जो लॉज बनाए गए, इनका इम्प्लीमेंटेशन की जो बात करी गई है उसमें ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस मेंशन करे गए कि एक तो आप स्पेसिफिकेशन बताएंगे फूड का, और दूसरा आप उसकी जो हाइजीनिक कंडीशंस है, जो भी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसमें कैसे चल रहा है। तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट। अब बात करते हैं कि फूड लॉज जो है वो मैंडेटरी या फिर वॉलंटरी, दो तरीके से हो सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाहूंगी, मैंडेटरी एंड वॉलंटरी। मैंडेटरी का मतलब हो गया कि ये तो चाहिए ही चाहिए, इसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी छूट नहीं देंगे, ये तो होना ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन तो होना ही चाहिए। सो दोस लॉज आर द मैंडेटरी लॉज, और यू कैन कॉल देम एज मैंडेटरी लेजिस्लेशन। ओके, मैंडेटरी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन बोल दीजिए या लॉ बोल दीजिए, एक ही बात। अब नेक्स्ट आता है वॉलंटरी। वॉलंटरी का क्या मतलब है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फूड लॉज के आपकी कैटेगरीज हो गई मैंडेटरी लेजिस्लेशन के अंडर, और एक हो गया आपका वॉलंटरी। तो इनको सेटअप करने का जो मेन रीजन है इन अथॉरिटीज को यही है कि जो भी फूड है उसकी क्वांटिटी, उसका वेट, उसका वैल्यू, आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर उनकी क्वांटिटी भी लिखी होती है। फॉर एग्जांपल चिप्स के पैकेट्स आपने देखे होंगे, उन पर क्या लिखा था, 20% फ्री, 25% फ्री, और उसके अलावा उसमें उनका ग्राम भी लिखा होता है, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। ये सब क्या है, क्वांटिटी हम बता रहे हैं ना, हम क्वांटिटी के हिसाब से पैसा ले रहे हैं। आप अगर मार्केट में कुछ लेने भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल, सब्जी खरीदनी है, ठीक है, आप आलू लेने गए तो आप रेट तो पूछोगे ना कि भाई आलू पर केजी का क्या रेट है। तो अगर वो आपको बोलता है 30 रुपीज़ पर केजी और 40 रुपीज़ पर केजी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि आपको हाफ के जी चाहिए, आपको 2 kg चाहिए, 5 चाहिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड। तो क्वांटिटी, आप अगर मैं पैकेज फूड प्रोडक्ट की बात करूँ तो उनके लिए भी वही इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। भाई हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, 2 लीटर की भी आती है, 1 लीटर की भी आती है, 500 ml की भी आती है, तो उसमें मेंशन है ना कि उसका क्वांटिटी क्या है, उसमें उसका वेट कितना है, उसकी वैल्यू और क्वालिटी ऑफ द फूड, कैसा फूड है। अब अगर मैं फ्रोजन फूड की बात करूँ तो उसमें पहले से ही मेंशन होता है कि भैया घर पे ले जा करके इसको अपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में डालना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं फ्रीजर में डालना है, क्योंकि अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर पे रखा तो उसमें उसको इतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा, और फिर हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाए। अब वो खराब हो जाएगा तो आपकी कंप्लेन ये होगी, कह रहे तो फ्रोजन प्रोडक्ट है खराब कैसे हो, बिकॉज यू हैव नॉट मेंटेन दोज कंडीशंस जहाँ पर उसको रखने के लिए बोला गया। आइसक्रीम ला करके नॉर्मल फ्रिज में रखोगे तो कैसे मिलेगी भाई, जस्ट इमेजिन, राइट। तो ये सारे जो आपके स्टैंडर्ड्स की बात करी गई है, क्वांटिटी, वेट, वैल्यू एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड, इनको मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेशन में दो तरह के लॉज आपके चलते हैं, एक मैंडेटरी और एक आपका वॉलंटरी। मैंडेटरी वो है जो करना ही करना है, यू कैन नॉट स्किप दैट, और वॉलंटरी वो हो गया कि करना चाहो तो करो और नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते। इसके बाद में जैसे कि मैंने फर्स्ट अभी आपको क्लास है हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन लॉज के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल लॉज भी फॉलो किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्न करती है फूड सेफ्टी को, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी लिखा था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन है। हमारे पास में आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन जिसको हम CAC, एंड इट एक्चुअली कम्स अंडर FAO एंड WHO, उनके अंडर भी आ जाता है। फिर हमारे पास में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम ISO बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनमें ISO का मार्क देखने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि अगर ISO का मार्क है तो यानी कि ये रिलायबल है, वरना आप कोई भी लोकल आयरन ले आओ या कोई भी एक लोकल अपना गैस स्टोव ले आओ, तो फिर लोकल तो फिर उसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना।
तो वो कभी भी ख़राब हो सकता है, उसको यूज़ करते वक्त आपके साथ में कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। सो जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो सही है, ऑन ऑल द पैरामीटर्स, क्वालिटी के पैरामीटर पर वो खरा उतरता है, जो जो चीज़ें हमने उसमें बोली है वो सब चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कौन देखता है? आपका ISO देखता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर फूड, जिसको हम बोलते हैं NACMCF। इनका काम क्या है कि जो भी हमारा फूड है, देखो भाई खाना है तो उसके अंदर बैक्टीरिया का, फंगस का होना इज़ वेरी कॉमन। अब डिपेंड करता है कि वो फूड आप कौन से टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहे हो। और जो स्पेशली जो प्रोसेस फूड आते हैं, आपने देखा होगा ये आपका MTR इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड। MTR का रेडी टू ईट स्पेशली। तो MTR का जो भी रेडी टू ईट आता है उसमें क्या चलता है? इजी अवेलेबिलिटी है, आपको सिर्फ पैकेट उठाना है, गर्म पानी में पैकेट को रखना है, वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, डायरेक्टली अपने बोल में पोर करो एंड यू कैन हैव। तो अगर आपको इतनी सुविधा दी जा रही है, इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोब्स को चेक करना भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई वो फूड कब पैक हुआ था, कब उसको ड्राई करा गया था, कब उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड करे गए थे, और उसकी बैच नंबर क्या है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है बैच नंबर। बैच नंबर से हमें ये पता चलता है कि कितना पुराना है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो मेंशन है, दैट इज ओके। इसके अलावा अगर बैच नंबर की हम बात करें तो बैच नंबर से हमें ये पता चलता है कि कितने टाइम पहले कौन से बैच का, कौन से लॉट का ये प्रोडक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि उसका शेल्फ लाइफ कितना रहेगा, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आपने उसमें माइक्रोब्स को चेक करना है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो या वायरस हो, तो उसके लिए ये बॉडी होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है इंटरनेशनल कमीशन फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन फॉर फूड, ठीक है। फर्स्ट इज द क्राइटेरिया फॉर फूड, कि फूड के लिए आपके माइक्रोब्स का अगर होंगे तो उनका क्या क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मार्केट में हमारे पास में आता है चीज़ हम सबको पसंद भी है चीज़। तो चीज़ इज व्हाट, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस फूड, और ये किससे बना हुआ होता है? माइक्रोबियल कल्चर से, बना हुआ होता है, ठीक है। मार्केट में आता है सिट्रिक एसिड नॉर्मली जो नेचुरल जो सोर्स है सिट्रिक एसिड का, वो है आपका नींबू, लेमन, वहाँ से आपको मिल जाता है। बट बेटा इतने लेमन्स तो नहीं हमें मिल सकते, इतने नींबू तो नहीं मिल सकते। अगर सिट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो वहाँ पर सिट्रिक एसिड की जो बेसिक जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है वो है आपकी फंगस, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। फंगस होती है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। ये आपका जीनस एंड दिस इज योर स्पीशीज, ठीक है। तो इस फंगस का यूज किस में किया जाता है? सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में। सिट्रिक एसिड, ठीक है। सो एस्परजिलस जो है नाइगर फंगस है जिसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रीज में सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारी आपकी अथॉरिटीज हैं जो इन लेवल पे काम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है लेजिस्लेटिव गवर्निंग फूड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लॉज मैंडेटरी होते हैं और कुछ लॉज आपके वॉलेंट्री होते हैं।
तो वॉलंटरी रेजोल्यूशन का बेसिकली क्या पर्पस है कि क्यों बनाया गया? भाई मैंडेटरी होने चाहिए थे, वॉलंटरी का क्या बात है? वॉलंटरी में तो लोगों के पास में सुविधा हो जाएगी ना कि हम मान भी सकते और नहीं भी मान सकते, तो हमारे अगेंस्ट तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। बट उसका भी एक पर्पस है कि वॉलंटरी क्यों बनाए गए। वॉलंटरी बनाने का मेन पर्पस यही है, इन ऑर्डर टू गारंटी द स्टेटेड क्वालिटीज एंड सेल प्रमोशन, सेल्स के प्रमोशन को बढ़ाने के लिए और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की एक गारंटी स्टेट करने के लिए कि भाई जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें नंबर ऑफ जो प्रमोशंस है दैट इज आल्सो वेरी गुड। अब नंबर ऑफ कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ आपके एसेंशियल कमोडिटीज के एक्ट है। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या कहता है? ये वॉलंटरी एक्ट को इतनी भी मनमानी करने की परमिशन नहीं देता है। उसने बोल दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इतना तो मुझे चाहिए। तो इसका जो मेन पर्पस क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज इन रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरर, कॉमर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज की जो डे टू डे आपको एक एसेंशियल कमोडिटी चाहिए, ठीक है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। तो उसके ऊपर अगर मैंडेटरी अथॉरिटी हो गई तो उसको कुछ उनके जो लॉज होते हैं, उनकी जो लीगैलिटीज होती है वो थोड़े हाई स्टैंडर्ड पर जाते हैं। तो उसको पास ऑन करने के लिए या उसके गो थ्रू होने के लिए उस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। बट अगर एसेंशियल कमोडिटी, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे एसेंशियल कमोडिटीज क्या थी? डेयरी प्रोडक्ट्स, बेसिक रोजमर्रा के खाने पीने का अनाज। तो अगर इन पे आप इतना भारी आप एक्ट लगा दोगे, आप मैंडेटरी एक्ट लगा दोगे, तब तो काम नहीं चलने वाला ना। ये तो एसेंशियल कमोडिटीज है, इनके बगैर तो आपका नहीं चल सकता, वो तो आपको डेली बेसिस पर चाहिए। तो इनको ऑपरेट करने के लिए जो हमने इनके ऊपर जो एक बॉडी है हमारी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की, उसने एक वॉलंटरी लेजिस्लेशन लगा दी। तो वॉलंटरी लेजिस्लेशन के अंडरटेकिंग में क्या हो गया कि ये बेसिकली कंट्रोल रखेगी एक उस लेवल तक कि रोज का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। सो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर, कॉमर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। तो बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जैसे कि जो हमें रोजमर्रा के लिए चाहिए। आपको स्पाइसेस चाहिए, ठीक है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो स्पाइसेस प्रोवाइड करने का काम करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, भाई बिना चाय के तो आधी से ज़्यादा जो हिंदुस्तान की जनता है शायद काम ही ना कर पाए, है ना। सुबह सुबह चाहिए, दिन में भी कितनी बार मिल जाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ जाती है। स्पाइस हो गया, आपकी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, टी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया। भाई अब जिनको कॉफ़ी पीने की हैबिट है वो तो बिना कॉफ़ी के नहीं सर्वाइव कर सकते ना, ठीक है। देन वी हैव द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हॉर्टिकल्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहाँ से आएंगी? फ्रूट्स भी चाहिए, वेजीज भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर बोर्ड का काम हो गया। तो ये इंडिया में ऑपरेट होती है और इनका सिर्फ यहाँ तक ही काम नहीं है कि हमने मैन्युफैक्चर करना है और कमोडिटीज़ को एज एन एसेंशियल कमोडिटी का लेबल दे करके लोगों तक पहुँचा देना है। इसके अलावा भी इनका जो मेन फंक्शन रहता है वो कुछ आपके रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क के लिए भी रहता है। बिकॉज डे टू डे वी नो कि हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ रहा है। अब इतने हाई पॉपुलेशन साइज को फीड करने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू अपनी अगर हम प्रैक्टिसेस में चलते रहे, तब तो बहुत ऐसा मेजॉरिटी सेक्टर ऐसा होगा कि जिनको खाना नहीं मिलेगा। एंड हमें पता है कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू फूड, सबको मिलना चाहिए। तो सबको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें कुछ कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनका जो फ्लो है वो कभी रुके ना, वो चलता ही जाए। तो उसके लिए आपके ये जितनी भी बोर्ड्स हैं इनके R&D सेक्टर्स होते हैं। R&D इज बेसिकली नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो शोध वाला डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये वहाँ पर काम करते हैं कि अपने अपने फील्ड्स में काम करते हैं। टी बोर्ड अपनी फील्ड में काम कर रहा है, स्पाइस बोर्ड अपनी फील्ड में काम कर रहा है, कॉफ़ी बोर्ड का अपनी फील्ड में काम चल रहा है, सब अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। और उनका हमेशा यही एक पर्पस रहता है कि किस तरीके से कम टाइम में मेजर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सके, लार्ज स्केल पर कर सके, सो डैट हम अपनी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको तो सेटिस्फाई करें उनकी नीड्स। इसके अलावा अगर हम अपनी कंट्री के लिए कुछ इकोनॉमी भी जनरेट कर सकते हैं बाय एक्सपोर्टिंग देम टू द अदर कंट्रीज और थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हम वहां से भी उसको जनरेट कर सकें, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ फूड लॉज हैं विच आर इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया में चलते ही चलते हैं। इनके बगैर तो देखिए आपका काम नहीं चलेगा। तो देयर इज अ सेकंड शेड्यूल
फर्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो आया था आपका 37, दिस इज एक्ट 37 ऑफ 1954। ये क्या स्टेट करता है? हमें पता है कि आजकल जितने भी मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं ना किसी तरह की मिलावट होती है। जैसे कि आपके राइस हो गया, आपके सीरियल्स हो गए, दाल हो गई, पल्सेस हो गई, उनमें क्या रहता है, कंकड़ डाल देते हैं, ठीक है। या मैं आपको बात करूँ कोरिएंडर सीड्स की, धनिए के बीजों की, उसमें आपका जो हॉर्स डंग होता है, ठीक है, उसकी एडल्ट्रेशन होती है। अगर हम बात करें आपके चिली पाउडर की, रेड चिली पाउडर की, तो उसमें कई बार वो ब्रिक को घिस के ईट का पाउडर भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये जो आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, ये किस लेवल पे काम करता है? इसका जो काम करने का पर्पस है, हाँ, इसका जो काम करने का पर्पस है वो इसी पर्पस पे वर्क करता है कि हमें मेजॉरिटी में अपने जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको एडल्ट्रेशन से बचाना है, उनमें किसी तरह का कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो रहा है तो उसको कैसे चेक करें और कैसे रोका जाए। देन वी हैव फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ठीक है, ये एक्ट आया था 1955 में। इसी तरीके से मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी है जो आया था 1973 में। वेजिटेबल ऑयल में आजकल जो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होती है वो होती है पाम ऑयल की। पाम ऑयल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत टॉक्सिक है। अगर हम पाम ऑयल को एक सर्टेन पीरियड तक कंज्यूम करेंगे, रिफाइंड ऑयल्स स्पेशली जिनके अंदर बोला जाता है कि ये सोयाबीन का है, ये सब है, होता है ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं उसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग होती है। जितने भी आपके प्रोसेस फूड होते हैं, आप बिस्किट्स उठा लीजिए, आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट उठाइए जो स्पेशली प्रोसेस्ड है, उसमें आपको वेजिटेबल ऑयल के साथ पे कॉमा करके पाम ऑयल भी लिखा हुआ दिखाई देगा। पाम ऑयल, पाम ऑयल इसको कम्प्लीटली जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मना करते हैं। इसका कंजम्पशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे एक लंबे समय तक तो इससे हमें कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। सो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स का जो कंट्रोल का ऑर्डर था, ठीक है, वो 1947 में आया था, ठीक है। उसके बाद में जो एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग, एडिबल ऑयल वो है जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका कोकोनट ऑयल हो गया, आपका सोयाबीन ऑयल हो गया, आपका ग्राउंड नट का ऑयल हो गया, ठीक है, आपका सरसों का ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, या आपका देसी घी हो गया। तो ये जितने भी आपके एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग है इनके लिए भी एक सर्टेन ऑर्डर है, ठीक है, जो आया था आपका 1998 में। उसके बाद में आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल क्या है? बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, जैसे कि आपका कैस्टर सीड होता है, अरंडी का तेल, तो वहां पर उसको उसके बीज से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तिल का तेल हो गया, सेसमे ऑयल, तो उसको भी एक्सट्रैक्शन के थ्रू निकाला जाता है। सो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल, एडिबल फ्लावर, इन सब के लिए जो हमारे पास ऑर्डर्स आए थे दैट केम इन द ईयर 1967। इसके बाद में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर विच केम इन द ईयर 1992। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर क्या कहता है? पहले के ज़माने में क्या होता था, हर किसी के घर में मोस्टली कोई ना कोई काव या बफलो या गोट हुआ करती थी जहाँ से उनके मिल्क की नीड्स फुलफिल हो जाती थी। लेटर ऑन बड़े लेवल पर जब ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लोग मॉडर्नाइज होने लग गए, गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ आ गए, ठीक है। अब वहाँ पर मिल्क के प्रोडक्ट्स की कहते हैं हाइजीन और उसकी पैकेजिंग, इन सबको मेंटेन करने के लिए, लार्ज लेवल पे लेके जाने के लिए, उसके लिए स्पेशली जो ऑर्डर पास हुआ था दैट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर इन द ईयर 1992। इसके अलावा भी देर आर अदर ऑर्डर विच आर इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो भी हमने जस्ट डिस्कस करा था, विच इज़ बीइंग रिलेटेड टू द फूड। तो आई होप आज जो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि फूड लॉज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फूड लॉ को इम्प्लीमेंट क्यों करा गया है, उसकी कैटेगराइजेशन क्या है, मैंडेटरी लॉ भी है, वॉलंटरी लॉ भी है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडीज है जो अपने फूड लॉज को गवर्न करती है, एक्सेप्ट दैट इंडिया के अंदर कौन सी बॉडीज है। तो बेसिक जो मेन बॉडी है दैट इज FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है। और कौन कौन से लॉज हैं अलग अलग फूड प्रोडक्ट को लेकर के एंड किस तरह से उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस किस ईयर में हुई थी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे ईयर पूछ सकते हैं कि जैसे आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे MCQs, उसमें आप बता सकते हैं, या फिर आपको ईयर्स दे दिए जाएंगे एंड वो आपसे पूछेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में कौन सा एक्ट आपका सैंक्शन हुआ था, ठीक है, पास हुआ था। तो आई होप आज के लिए इतना जनरल इंट्रोडक्शन काफ़ी है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जिसमें हम और भी ज़्यादा बाकी के लॉज को
डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इनके हाउ दीज लॉज आर बीइंग ऑपरेटेड, हाउ दे आर बीइंग रेगुलेटेड, क्योंकि लॉ तो बन गया बट लॉ की भी तो रेगुलेशन होनी ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लॉज के बेसिस पे आप करे जा रहे हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।